हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप? सभी का स्वागत है फिर से एक बार आपके अपने यूट्यूब चैनल पर एक नए सोच और विचार के साथ। आज हम चर्चा करेंगे इलेक्ट्रिकल ट्रेड से संबंधित कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में। यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ITI एग्जाम में पूछे जाते हैं और इसके साथ साथ जितने भी आपके टेक्निकल एग्जाम होते हैं उन एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज हम इन क्वेश्चंस के ऊपर चर्चा करेंगे। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन दिया गया है कि हाइडल पावर स्टेशन में अल्टरनेटर को चलाता है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो एक बात याद रखिएगा, जहाँ पर बात आएगी हाइडल पावर स्टेशन की तो वहाँ पर हम लोग वाटर टरबाइन का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा वह 1 नंबर हो जाएगा, वाटर टरबाइन। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा अगला प्रश्न दिया गया है कि थर्मल पावर स्टेशन में थर्मल ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा द्वारा परिवर्तित किया जाता है। तो स्टीम टरबाइन के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, थर्मल पावर स्टेशन में थर्मल ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं। तो मेरा जो सही ऑप्शन हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, थर्मल टरबाइन हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा जो अगला प्रश्न दिया गया है वो अगला प्रश्न है कि एक बंद पात्र है जिसमें कोयले की दहन ऊष्मा का उपयोग करके पानी को भाप में बदल दिया जाता है। तो यानी कि हम लोग पानी को गर्म करके क्या करते हैं, भाप के रूप में कन्वर्ट करते हैं बॉयलर के माध्यम से। तो हमारा सही आंसर होगा वह 1 नंबर हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा अगला प्रश्न दिया गया है कि बायोगैस का मुख्य घटक है। तो बायोगैस का मुख्य घटक मीथेन होता है। क्या होता है, मीथेन। तो हम 1 नंबर को टिक कर देंगे। अब हम चलेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन एक गैसीय ईंधन है। तो जो हमारा नेचुरल गैस है वह एक गैसीय ईंधन है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर नेचुरल गैस को हम लोग टिक आउट कर देंगे। अब हम चलेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा अगला प्रश्न दिया गया है कि संयुक्त ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में डैश के रूप में जाना जाता है। संयुक्त ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को पावर ग्रिड के रूप में जाना जाता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर पावर ग्रिड को टिक आउट कर देंगे। अब हम चलेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा जो अगला प्रश्न दिया गया है वह क्या है कि भारत में घरेलू उपभोक्ता के लिए कनेक्शन डैश से प्रदान किया जाता है। तो भारत में जो हम लोग कनेक्शन लेते हैं अपने इंडिया में, तो जो हम लोग कनेक्शन के लिए जो वायर आते हैं वो 3 फेज और एक जो आपका वायर होता है वो किसका होता है, वो आपका न्यूट्रल का होता है। यानी कि 3 फेज अथवा 4 वायर, यानी कि 3 फेज और 4 वायर का जो होता है कनेक्शन हम लोग लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग यहाँ पर 3 नंबर जो ऑप्शन है वो सही ऑप्शन टिक आउट कर देंगे। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ओवरहेड लाइन का मुख्य घटक है। यानी कि यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं उन ऑप्शन में से कौन ऐसा पार्ट है जिसका उपयोग हम लोग ओवरहेड लाइन में करते हैं। तो जो मेरा लाइन इंसुलेटर है यह क्या होता है, यह ओवरहेड लाइन में हम लोग इसका उपयोग करते हैं। तो इसका सही आंसर मेरा 1 नंबर हो जाएगा, यहाँ पर 4 नंबर हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा अगला प्रश्न दिया गया है कि विद्युत प्रवाह तार के लिए कौन सा अग्निशामक उपयुक्त होता है। यानी कि विद्युत संबंधित कहीं पे आग लग गया है तो वहाँ पर हम उस आग को बुझाने के लिए किस प्रकार के अग्निशामक यंत्र का उपयोग करेंगे। तो वो हमारा अग्निशामक यंत्र होगा सूखा रासायनिक पाउडर वाला। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा अगला प्रश्न दिया गया है कि जब जख्मी व्यक्ति का मुंह नहीं खुल रहा हो तो उसको होश में लाने के लिए कौन सा कृत्रिम श्वास विधि उपयुक्त है। तो मुंह से ना के कृत्रिम श्वास विधि जो होती है हमारी वह उपयुक्त होती है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 4 नंबर ऑप्शन को टिक आउट कर देंगे। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न दिया गया है कि यदि आपके मित्र को ज़बरदस्त इलेक्ट्रिक शॉक लगता है तो सबसे पहले क्या किया जाना चाहिए। यानी कोई व्यक्ति हो गया सप्लाई के संपर्क में आ गया है तो उसे आप किस प्रकार बचाएंगे, या सबसे पहला जो आपका कदम होगा वो कदम आप कौन सा उठाएंगे। तो यहाँ पे कई सारे ऑप्शन दिए गए हैं। इन ऑप्शनों में जो आपका 4 नंबर ऑप्शन है कि तत्काल करेंट का स्विच ऑफ कर देंगे वह सही होगा। यदि किसी व्यक्ति को सप्लाई का शॉक लग चुका है या लग रहा है तो उस पीरियड में हम क्या करेंगे, सबसे पहले मेन स्विच को ऑफ कर देंगे। तो यहाँ पर जो मेरा सही आंसर होगा वो 4 नंबर हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा जो अगला प्रश्न दिया गया है, कौन सा नियम बताता है कि प्रत्येक बंद परिपथ में सभी उत्पन्न वोल्टेज और वोल्टेज ड्रॉप की बीजगणितीय राशि शून्य के बराबर होती है। तो मेरा किरचॉफ का जो तीसरा नियम है, किरचॉफ का जो मेरा दूसरा नियम है, तो किरचॉफ के हम लोग दूसरे नियम के माध्यम से बताते हैं कि किसी सर्किट में जो कुल वोल्टेज का ड्रॉप होता है उसका बीजगणितीय क्या होता है, शून्य होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग 1 नंबर को यहाँ पर जो मेरा 3 नंबर ऑप्शन को हम लोग टिक आउट कर देंगे। हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है कि जो विद्युत
का सबसे अच्छा सुचालक है, यानी कि विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या है? सबसे अच्छा विद्युत का चालक जो है वो सिल्वर होता है, यानी कि चांदी होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर चांदी को टिक आउट कर देंगे। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा जो अगला प्रश्न दिया गया है कि जब कोई द्वितीयक सेल भार को धारा प्रदान कर रहा हो तो वह अवस्था कहलाती है। यानी कि जब हम किसी बैटरी के माध्यम से सप्लाई ले रहे होते हैं, यानी कि जब हम किसी बैटरी के माध्यम से हम लोग किसी सामान को चलाते हैं या किसी बल्ब को जलाते हैं, तो उस अवस्था को हम लोग क्या कहते हैं? तो उस अवस्था को हम लोग कहते हैं डिस्चार्जिंग की अवस्था, यानी कि मेरा जो बैटरी है वो डिस्चार्जिंग हो रहा है। यानी कि मेरा यहाँ पर जो 3 नंबर ऑप्शन होगा वो सही होगा। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा अगला प्रश्न दिया गया है कि संरक्षण से बचने के लिए लेड एसिड बैटरी के टर्मिनल पोस्ट पर कौन सा पदार्थ लगाया जाता है? यानी कि हम लोग जो लेड एसिड बैटरी जो हम लोग घरों में यूज करते हैं, तो होता क्या है कि उसके जो टर्मिनल होते हैं, टर्मिनल पर एक भूरा कलर का परत जम जाता है। तो भूरा कलर का परत ना जमे, हमारा बैटरी जो है वो सेफ रहे, बढ़िया रहे, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, बैटरी का जो टर्मिनल होता है उस टर्मिनल पर हम लोग क्या करते हैं, पोटेशियम जेल लगा देते हैं, जिससे कि बैटरी का जो टर्मिनल होगा उस पर किसी प्रकार का तो आपका जो है कि हवा से किसी प्रकार का ऑक्साइड इत्यादि नहीं होगा। अब हम चलते हैं यहाँ पर जो मेरा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन मेरा हो जाएगा यहाँ पर जो मेरा सही ऑप्शन हो जाएगा क्या होगा, सही ऑप्शन मेरा हो जाएगा यहाँ पर आपका यहाँ पर 1 नंबर। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा जो अगला प्रश्न दिया गया है, अगला प्रश्न है कि लेड एसिड सेल के आंतरिक प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है अगर सेल को लंबे समय तक निष्क्रिय रखा जाए? तो जब भी हम लेड एसिड बैटरी को अधिक समय तक डिस्चार्ज की अवस्था में रखते हैं, तो उस वक्त होता है क्या है कि हमारा बैटरी का जो रेजिस्टेंस होता है, जो आंतरिक रेजिस्टेंस होता है, वो क्या हो जाता है, वो रेजिस्टेंस हमारा बढ़ जाता है। यानी कि जो मेरा सही ऑप्शन होगा क्या होगा, मेरा सही ऑप्शन यहाँ पर होगा 1 नंबर, क्या होगा, उसका आंतरिक रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा जो अगला प्रश्न दिया गया वो अगला प्रश्न है कि अर्थ टेस्टर डैश के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो जो मेरा अर्थ जो टेस्टर होता है वह विभव विद्युत के पतन पर कार्य करता है। तो मेरा जो सही ऑप्शन होगा वो 2 नंबर हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा अगला प्रश्न दिया गया है कि तारों की वृक्ष प्रणाली डैश के लिए उपयुक्त की जाती है। यानी कि तारों की जो वृक्ष प्रणाली है वह बहुमंजिली इमारत में उपयुक्त की जाती है। यानी कि जो मेरा सही ऑप्शन होगा वो 1 नंबर हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा जो अगला प्रश्न दिया गया है वह अगला प्रश्न है कि घरेलू वायरिंग के लिए पीवीसी कंडक्ट पाइप के व्यास का पसंदीदा आकार क्या होगा? तो जो हम लोग घरेलू वायरिंग करते हैं, तो घरेलू वायरिंग में जो हम लोग पीवीसी उपयोग करते हैं, तो उस पीवीसी पाइप का जो व्यास होता है वह व्यास जो है हमारा 19 mm का होना चाहिए। तो यहाँ पर जो मेरा सही ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा, 2 नंबर हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो मेरा अगला प्रश्न दिया गया कि धारिता मान यानी कि कैपेसिटर का मान क्या क्या होगा यदि संधारिता के प्लेट का क्षेत्रफल कम कर दिया जाए? तो इतना बात याद रखिएगा कि किसी कैपेसिटर का जो मान होता है या किसी धारिता का जो वैल्यू होता है वह प्लेट की मोटाई पर, प्लेट की बीच की दूरी पर, साथ में प्लेट की संख्या पर इत्यादि पर डिपेंड करता है। तो जब हम लोग प्लेट की बीच की दूरी को घटा देंगे तो जाहिर सी बात है कि संधारिता का जो मान होगा वो क्या हो जाएगा, वैल्यू जो है वो घट जाएगा। तो मेरा जो सही ऑप्शन होगा वो 2 नंबर हो जाएगा। हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा अगला प्रश्न दिया गया है कि एक 3 फेज सिस्टम में 3 फेज वोल्टेज डैश कोण द्वारा प्रतिस्थापित की जाती है। यानी कि जो मेरा वोल्टेज होता है 3 फेज का, तो उसके 3 फेज के वोल्टेज में जो एंगल होता है, जो कोण होता है वो कितने डिग्री का होता है? तो 3 फेज सप्लाई में जितने भी हमारे फेज हैं, तीनों फेज हैं, तो तीनों का बीच का जो एंगल होता है वह 120 डिग्री का होता है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर 120 डिग्री को टिक आउट कर देंगे। अब हम चलेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा अगला प्रश्न दिया गया कि 3 फेज स्टार कनेक्शन में लाइन धारा और फेज धारा के बीच संबंध होता है। तो जो हम लोग का स्टार कनेक्शन होता है, क्या होता है जी, हमारा जो स्टार कनेक्शन होता है, तो स्टार कनेक्शन में जो लाइन धारा होती है और फेज धारा होती है वो दोनों क्या होती है, दोनों आपस में बराबर होते हैं। यानी कि दोनों आपस में क्या हो गया, यहाँ पर बराबर हो गया। यानी कि जो मेरा सही आंसर होगा वो 2 नंबर हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा जो अगला प्रश्न दिया गया है वह अगला प्रश्न क्या है देखते हैं। तो मेरा जो अगला प्रश्न वो दिया गया है कि डेल्टा सिस्टम में 3 फेज शक्ति का सूत्र डैश डैश होता है। तो जो मेरा डेल्टा कनेक्शन होता है, तो डेल्टा कनेक्शन में जो हम लोग शक्ति क्या करते हैं, जो हम लोग शक्ति ज्ञात करते हैं उसका सूत्र क्या होता है, तो √3 गुणे लाइन वोल्टेज गुणे लाइन करंट गुणे cos फाई। यानी कि जो मेरा 2 नंबर ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा अगला प्रश्न दिया गया है कि डीसी जनरेटर डैश के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो जो हमारा डीसी जनरेटर है वह विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1 नंबर को हम लोग टिक आउट कर देंगे। क्या करेंगे यहाँ पर हम लोग
1 नंबर को यहाँ पर हम लोग टिक आउट कर देंगे। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा जो अगला प्रश्न दिया गया है वह प्रश्न क्या है कि डीसी शंट मोटर को चलाने के लिए उपयुक्त स्टार्टर का प्रकार। तो हम लोग हमारा जो शंट मोटर है, तो शंट मोटर को हम लोग चलाने के लिए 3 पॉइंट स्टार्टर का हम लोग उपयोग करते हैं। तो क्या करेंगे, यहाँ पर 3 पॉइंट को हम लोग टिक आउट कर देंगे। अब हम चलेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा अगला प्रश्न दिया गया है कि किसी ट्रांसफार्मर में चुंबकीय पुंज गुजरता है, यानी कि जो हमारा ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर के अंदर जो मैग्नेटिक फ्लक्स उत्पन्न होता है वो गुजरता है। तो जो हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स होता है वो प्राथमिक से द्वितीय में और द्वितीय से प्राथमिक में गुजरता है, यानी कि जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है वो क्या है, सही है। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा जो अगला प्रश्न दिया गया है वह प्रश्न है कि डेल्टा में कनेक्ट होने पर एक ही अगमनात्मक लोड की तुलना में 3 चरण स्टार कंडक्ट इंडक्शन लोड द्वारा खपत की जाती है, यानी कि जो हमारा सही होगा वो क्या होगा, 1/3 जो मेरा आंसर होगा वो सही हो जाएगा। तो हम क्या करें, यहाँ पर 1/3 को टिक आउट कर देंगे। अब हम चलेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा जो अगला प्रश्न दिया गया है वह प्रश्न है कि किसी ट्रांसफार्मर की दक्षता का अधिकतम मान होता है जब किसी ट्रांसफार्मर की दक्षता का अधिकतम मान होता है। यहाँ पे कई सारे ऑप्शन दिए गए हैं। इन ऑप्शनों में जो मेरा पहला ऑप्शन है कॉपर हानि आयरन हानि के बराबर होगी। तो जब किसी ट्रांसफार्मर में कॉपर हानि और आयरन हानि दोनों बराबर होती है तो उस वक्त ट्रांसफार्मर की जो दक्षता होती है वो अधिकतम मान होती है। अब हम चलते हैं, तो यहाँ पर जो मेरा सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, 1 नंबर हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा अगला प्रश्न दिया गया है कि किसी स्टेप अप ट्रांसफार्मर के उपयोग द्वारा निम्न में से क्या बढ़ाया जा सकता है। तो हम लोग स्टेप अप ट्रांसफार्मर से वोल्टेज को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। इतना बात याद रखिएगा, ट्रांसफार्मर से हम लोग वोल्टेज को बढ़ाते हैं और वोल्टेज को घटाते हैं। तो मेरा जो सही आंसर हो जाएगा वो वोल्टेज हो जाएगा, 1 नंबर। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा अगला प्रश्न दिया गया है कि जब प्राथमिक और द्वितीय वोल्टेज एक ही वेस्टर्न से प्राप्त होते हैं तो उस प्रकार के ट्रांसफार्मर क्या कहेंगे। तो उस प्रकार के ट्रांसफार्मर को हम लोग ऑटो ट्रांसफार्मर कहेंगे। ऑटो ट्रांसफार्मर एक ऐसा ट्रांसफार्मर है जिसमें प्राइमरी वाइंडिंग जो है कि वह प्राइमरी का भी काम करती है और सेकेंडरी का भी काम करती है, यानी कि हमारे ऑटो ट्रांसफार्मर में एक ही वाइंडिंग होती है जो प्राइमरी सेकेंडरी दोनों का काम करती है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर 2 नंबर को टिक आउट कर देंगे।